सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले अनिरुद्ध को बहुत दिनों बाद कुछ दिनों की छुट्टियां मिली थी। वो बहुत खुश खुश अपने घर जा रहा था। तभी उसके पापा ने उसे फोन किया। हाँ पापा, हाँ चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। जल्दी आना, पर गलती से भी जंगल का शॉर्टकट मत ले लेना, वो रास्ता सही नहीं है। जी पापा, अब रखता हूं, चलती गाड़ी में बात करना सही नहीं है। ओके, लव यू पापा। अनिरुद्ध ने फोन रख दिया। उसके चेहरे पर घर जाने की खुशी साफ झलक रही थी। कुछ ही देर में अनिरुद्ध ने उसी जंगल को क्रॉस किया जिसके लिए उसके पिता ने कहा था कि शॉर्टकट मत लेना। क्या करूं, पापा की बात मानूं या नहीं? लेकिन अगर मैंने ये शॉर्टकट ले भी लिया तो पापा को बताएगा कौन? मेरे सिवा तो कोई और है नहीं मेरे साथ। तो अनिरुद्ध डियर, समय पर घर पहुंचना है तो शॉर्टकट लेना ही होगा। आखिर काफी सोच विचार करने के बाद जवान खून अनिरुद्ध ने अपने पिता की बात को अनसुना करते हुए जंगल के शॉर्टकट से जाने का ही फैसला कर लिया। अब यह वक्त ही जानता था या वह जंगल कि उसके अंदर आने वाले मेहमान के साथ क्या होने वाला है। ओह गॉड! लगता है एक्सीडेंट की वजह से टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं किस ओर से आया था, इधर से या उधर से। एक्सीडेंट से लगी चोटों के दर्द को सहते हुए अनिरुद्ध जंगल से बाहर जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसी रास्ते से वापस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गया जहां से वो आया था। यह देख अनिरुद्ध बुरी तरह डर गया। ये कैसे हो सकता है? मैं उस तरफ आगे बढ़ा था, फिर यहां से कैसे आ गया? अनिरुद्ध बहुत कोशिश कर रहा था उस जंगल से बाहर निकलने की, लेकिन वो बार बार उसी जगह वापस पहुंच जा रहा था जहां एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन तभी भाई साहब, प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। मेरा यहाँ एक्सीडेंट हुआ था। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ इस जंगल से बाहर निकलने की, लेकिन हर बार लौटकर यहीं आ जा रहा हूँ। आपको बाहर जाने का रास्ता पता है तो प्लीज मुझे साथ ले जाइए। ठीक है, बैठ जाइए। जंगल के उस भूल भुलैया रास्ते पर किसी का मिल जाना अनिरुद्ध के लिए वरदान से कम नहीं था। मेरा नाम जितेश है। मेरा अनिरुद्ध, आप इस जंगल के रास्ते पर क्यों आए? पापा ने मना किया था, लेकिन घर जाने की जल्दी में मैंने ही ये शॉर्टकट ले लिया और फंस गया। जितेश अनिरुद्ध को जंगल के बाहर तो ले गया, लेकिन वो खुद अपनी कार को जंगल से बाहर नहीं लाया। आपकी मंजिल आ गई, जंगल यहां खत्म होता है। मुझे आप जैसे और भी लोगों की मदद करनी है। बबलू भाई, आपका भाई इस जंगल में क्या मरा? आपने तो यहीं अपना ठिकाना बना लिया। यहां रहता हूं तो लगता है वो मेरे आसपास ही है। एक मरे हुए आदमी ने अनिरुद्ध को जंगल के बाहर छोड़ा है। यह सोचते ही उसकी हालत खराब हो गई। जंगल के इस शॉर्टकट में उसके साथ एक के बाद एक भयानक एक्सपीरियंस हो रहे थे। वो बुरी तरह डरा हुआ था और एक बार फिर वहां से दूर जाने के लिए उसने एक दौड़ लगाई। वो दौड़ता जा रहा था, दौड़ता ही जा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वो थक कर हांफता हुआ एक जगह रुक गया। तभी उसकी नजर सामने गई। उसकी नजरों के सामने उसकी कार थी। वो फिर वहीं पहुंच गया जहां उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ?
मैं पागल हो जाऊंगा। ये मैं बार बार यहाँ क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि तुम भी मेरी तरह मर चुके हो और इसकी खबर तुम्हें नहीं। वो देखो। जिंदगी में जब कोई बड़ा तुम्हें कुछ न करने के लिए कहे तो उसे नहीं करना चाहिए, और शॉर्टकट तो कभी नहीं लेना चाहिए। उस शॉर्टकट में अनिरुद्ध मर चुका था। देखिए मिस्टर शर्मा, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने ओवरड्राफ्ट की लिमिट नहीं बढ़ाई तो यह कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। आई एम सॉरी सुनील जी, मैं पहले ही आपकी लिमिट 5 लाख बढ़ा चुका हूं, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। आप प्लीज मेरी भी मजबूरी समझें। मैं प्रोटोकॉल के अगेंस्ट नहीं जा सकता। कैसा प्रोटोकॉल मिस्टर शर्मा? हम जैसे मिडिल क्लास बिजनेसमैन को आप हजारों प्रोटोकॉल बताने लग जाते हैं, लेकिन इस देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को करोड़ों का लोन देते वक्त आपका प्रोटोकॉल क्या तेल लेने चला जाता है? ये आप कैसी बातें करने लगे सुनील जी? जुबान पर काबू रखिए। चलो यहां से यार, हम कुछ और सोचते हैं। अमित प्लीज, तुम्हें पता है ना, अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो हमें मिडिल क्लास बिजनेस के लेवल से ऊपर उठने में बरसों लग जाएंगे। मैं आपकी परिस्थिति समझ सकता हूं सुनील जी, लेकिन आप मेरी परिस्थिति समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि जब आप बड़े उद्योगपति बन जाएंगे तब आपकी जगह कोई और होगा। यही व्यवस्था है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। थैंक यू मैनेजर साहब, पैसे मिल गए। पैसे पूरे हैं ना सेठी जी? जी पूरे 25 लाख हैं। ठीक है सेठी जी, बेटी की शादी में बुलाना मत भूलिएगा। अरे आप तो घर के हैं, आपको तो काम करवाना होगा। पक्का, पहले ही पहुंचूंगा। चलिए चलता हूं। हम भी चलते हैं शर्मा जी। अब क्या करेंगे? जब जमाना साथ ना दे तो उल्टी राह पकड़ लेने में देरी नहीं करनी चाहिए अमित, वरना गरीब जिंदगी गरीबी में ही मर जाती है, और मैं गरीब नहीं मरना चाहता। ये प्रोजेक्ट हर हाल में पूरा होगा। तेरी कोई बात मेरे पल्ले पड़ नहीं रही है। तू कहना क्या चाहता है? उस आदमी को लूटेंगे, उसके पास पूरे 25 लाख हैं, हमारा काम चल जाएगा। तू पागल है क्या? हम चोर उचक्के नहीं है सुनील, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है इसलिए जानता हूं कि मुसीबत के समय क्या करना सही होगा। अब तू चाहे साथ दे या मत दे, मैं ये काम करके रहूंगा। बोल, तेरा क्या फैसला है? अगर उसने हमें पहचान लिया तो उसे मार डालेंगे। जल्दी बोल, साथ देगा या मैं अकेले जाऊं? वो जा रहा है। टेंशन मत ले, मैं ये काम अकेले कर लूंगा। रुक, चल, आगे मोड़ पर रोक ले। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं अंकल, गाड़ी थोड़ी गर्म हो गई है। अरे आप दोनों तो अभी बैंक में थे ना? ठीक है, आगे एक गैरेज है, मैं वहां से मैकेनिक को भिजवाता हूं। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है? मैंने तो आज पहली बार तुम्हें बैंक में देखा था बस। हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मन तो ये वक्त है। हमें पैसे की जरूरत थी जो तुम्हारे पास थे, उसी के लिए हमने ये सब किया। नहीं नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। ये पैसे मेरी बेटी की शादी के लिए हैं। मैं तुम्हें ये पैसे नहीं ले जाने दूंगा।
हे आत्मा, इस धरा पर तेरा समय पूर्ण हुआ। आओ, मुझ में समा जाओ। आओ। नहीं प्रभु, मैं नहीं आऊंगा। जब तक मैं बिना कसूर के मिली इस मौत का बदला न ले लूं, तब तक मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। यही जीवन चक्र है आत्मा। जीव के धरा पर आने के बहाने बहुत हैं, तो जाने के भी बहाने बहुत हैं। उन्हीं बहानों में से एक बहाने के हाथों तुम मेरे पास वापस आ रहे हो। मुझे आने में कोई दुविधा नहीं है प्रभु, लेकिन जिन लोगों ने मेरी बेटी की शादी और उसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है, मुझे उन लोगों से बदला लेना है। उन्हें उनके लालच का फल चखाना है। यदि इस जीवन में मुझसे कभी भी कोई अच्छा काम हुआ हो, तो उसका फल मुझे दे दो प्रभु। मुझे अपनी मौत का बदला लेने दो। इस धरा पर रहते हुए तुमने एक नहीं, कई कार्य अच्छे किए हैं आत्मा। उन कार्यों के परिणाम स्वरूप मैं तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी करता हूं। अधर्म को धर्म से पराजित होना और बुराई को अच्छाई के हाथों मरना ही नियति है। किंतु इसमें एक समस्या है आत्मा। कैसी समस्या प्रभु? तुम्हारा शरीर तो कुचला जा चुका है, और बिना शरीर के मैं तुम्हें बदला लेने की इजाजत नहीं दे सकता। प्रभु, जिन पत्थरों से उन लोगों ने मेरे शरीर को नष्ट किया है, मैं चाहता हूं मुझे उन्हीं पत्थरों में डालकर इंसाफ करने में मेरी मदद करें। तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो आत्मा। तथास्तु। अरे हमारी जीत की खुशी में चीयर्स। ये क्या था? पता नहीं, पर लगता है कुछ गिरा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम कौन हो और ये पत्थर सी शक्ल क्यों बना रखी है? हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम हमें मारना चाहते हो? तुमने 3 सवाल किए हैं, तो आखिर सवाल का मैं तुम्हें सबसे पहले जवाब देता हूँ। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मन तो ये वक्त है। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए जो तुम्हारे पास थे। उसी के लिए मैं यहाँ आया हूँ। दूसरा सवाल का जवाब है, ये शक्ल तुम दोनों ने ही मुझे दी है। और पहले सवाल का जवाब, हाँ, मैं वही हूं जिसके बारे में सोचकर तुम्हारी हवा सरक रही है, जिसकी बेटी की शादी के पैसे तुम दोनों ने चुरा कर मार डाला। मैं वही सेठी हूं। नहीं, ये नहीं हो सकता है। तुम तो मर चुके हो। हाँ, मैं मर चुका हूँ, लेकिन तुम जैसे पैसों के अंधे अधर्मी लालची इंसानों को सबक सिखाने के लिए भगवान भी अपने नियम बदल लेते हैं। इस बदले नियम की पूर्णता तुम दोनों की मौत से पूरी होगी। नहीं नहीं नहीं, हमें मत मारो। मैं तुम्हारा पैसा तुम्हें वापस दे दूंगा। हमें मत मारो, हमें मत मारो। ये रहा तुम्हारा पैसा। पैसों से मौत को खरीदा नहीं जा सकता बुरी आत्माओं, और उन पैसों से तो बिल्कुल भी नहीं जो तुम्हारे है ही नहीं।
समय पूर्ण हुआ आत्मा, आ जाओ, मुझ में समा जाओ। धन्यवाद प्रभु, मुझे इसी रूप में ले जाओ। पापा, कलयुग के ऐसे ही विचित्र कहानियों को समय पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर इंसान अपने काम को पूरी ईमानदारी से करता है तो उसे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले कास्टिंग डायरेक्टर रमन ने अपने काम को ईमानदारी की छदम खाल उड़ाकर उसे अपनी हवस बुझाने का जरिया बना लिया था। यार संदीप, पूरा एक वीक निकल गया, लेकिन अभी तक हम वर्मा सर की हॉरर फिल्म की हीरोइन ढूंढ नहीं पाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो ये काम हमारे हाथ से जाते देर नहीं लगेगी। बॉस, ये पिछले प्रोफाइल देख लो, एक से बढ़कर एक लड़कियां हैं। तू भी ना मूर्खों वाली बात करता है। अबे राकेश छाबड़ा, सोगी जी, ये सब ऐसे ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर नहीं बन गए हैं, मेहनत की है उन्होंने। तो आई थिंक सर, हमें ओपन ऑडिशन रख लेना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी न किसी नए चेहरे में हमारी हीरोइन जरूर मिल जाएगी। तुम ठीक कह रहे हो। ऐसा करो, तुम जल्दी से सोशल मीडिया पर ऑडिशन की सारी डिटेल्स अपलोड कर दो, मगर एड्रेस यहाँ का नहीं, मड आइलैंड के ऑफिस का रखना। वो जगह लकी है मेरे लिए, मेरे करियर की शुरुआत उसी ऑफिस से हुई थी। तू जल्दी से ये सब निपटा ले, हमें वहां के लिए अभी निकलना होगा। ओके बॉस। रमन और संदीप मड आइलैंड वाले ऑफिस पहुंचकर ऑडिशन का सेटअप करने में जुट गए। काम खत्म करते हुए उन्हें रात हो गई और रात होते ही दोनों गुरु और चेला शराब की बोतल में उतर गए। रमन सर, मेरी मम्मी कहती है कि आपने मुझे पीना सिखाकर मुझे बिगाड़ दिया है। तो ठीक है, आज के बाद तू दूध ही पीना। ये इतनी रात में कौन आया है? जा देख तो। जी कहिए। सर, मैंने वो ड्रेस बुक पर ऑडिशन का मैसेज देखा था 12 बजे का, उसी के लिए ही आई हूँ। अरे बाबा, ऑडिशन का टाइम रात 12 बजे का नहीं, दिन के 12 बजे का है। आप दिन में आइए 12 बजे। देखिए सर, अगर आप मेरा भी ऑडिशन ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ। कितनी दूर से? जहन्नुम से आई है क्या? कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। पर सर प्लीज ऑडिशन अभी ले लीजिए ना। संदीप, ये इतनी रिक्वेस्ट कर रही है तो ले लेते हैं ऑडिशन। तो चल, कैमरा और लाइट्स ऑन कर। सर, अभी कैसे पॉसिबल है ना पॉसिबल? संदीप जी, अगर चाहे तो सब कुछ पॉसिबल है। आप वैसे भी सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? बस ऐसे ही जानती हूँ। अभी आपने कहा था ना, क्या जहन्नुम से आई हो? तो जहन्नुम से आने वाले तो सब जानते हैं, नाम, जन्म। यूं पहेलियां बुझाने की बजाय तुम सीधे सीधे बताओ कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला, वरना निकलो यहाँ से। अबे सुन लिया होगा मुझसे ही तेरा नाम, बेकार में क्यों इशू बना रहा है? आर्टिस्ट की थोड़ी रिस्पेक्ट करना सीख। चल अब ऑडिशन की तैयारी कर। बुराई जब रगों में खून बनकर दौड़ने लगती है तो इंसान हैवान बन जाता है। ऐसा ही हाल रमन का था। आधी रात में कम कपड़े पहने हुए एक लड़की ऑडिशन देने क्या आई,
वासना उसकी आंखों से टपकने लगी। रमन संगीता का फायदा उठाने का मन बना चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये ऑडिशन उसकी जिंदगी का आखिरी ऑडिशन होने जा रहा है। देखो, अब तुम्हें मेरे 3 तक गिनती करते हुए इस कैमरा की ओर पूरे गुस्से से देखना है, ऐसे जैसे कोई चुड़ैल अपने शिकार को देखती है। So 1, 2, 3 and action! अब तू जिंदा नहीं बचेगा। हर बुराई इंसान के सामने लौट कर आती है। अरे वाह, बिना डायलॉग मिले इतना रियलिस्टिक डायलॉग भी बोल दिया। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। इसे ही रियलिस्टिक एक्टिंग कहते हैं। बड़ी बड़ी हीरोइनें नहीं कर पाती। माइंड ब्लोइंग। संदीप, कल ऑडिशन कैंसिल कर दे। अब और ऑडिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, और हाँ, डायरेक्टर वर्मा को भी कॉल करके बोल दे कि उनकी हीरोइन मिल गई है। क्या नाम है तुम्हारा? जी, संगीता। संगीता, 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 संगीता। सर, कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारा नाम सुनकर कुछ याद आ गया था। संदीप, तू क्या बोलता है? कैसा लगा? अच्छा ऑडिशन था सर। मेरे खराब बिहेवियर के लिए वेरी सॉरी संगीता जी। इट्स ओके। अब ये सॉरी वॉरी हो गया हो तो अब ऑडिशन भी चेक कर ले। बॉस, बैटरी डाउन हो गई है। इट्स ओके, बैटरी चेंज कर ले। सॉरी सर, मैं जल्दबाजी में बैटरी का दूसरा सेट लाना ही भूल गया। सर प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, मैं अभी लोखंड वाला ऑफिस जाकर ले आता हूँ। 1.5-2 घंटे में वापस आ जाऊंगा सर। उसके बाद ऑडिशन चेक करके इन्हें भेज देंगे। तेरा हमेशा का यही नाटक है। होने वाली सुपरस्टार का एक एक पल कीमती होता है, समझा तू? जा जल्दी लेकर आ। हमें लगता है कि जो वक्त गुजर गया वो गुजर गया, अब लौट कर नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं होता। वक्त वो खेती होती है जहां हर बीते वक्त में हम अपने हाथों से अपने कर्म बोते हैं और एक समय के बाद अपने कर्मों की फसल हमें खुद ही काटनी होती है। आज रमन के कर्मों की फसल कटने का समय आ गया था। एक्चुअली मूवी में तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही बोल्ड और स्ट्रांग है। इस हॉरर मूवी में हीरोइन अपनी मौत का बदला लेती है। थोड़ा एक्सपोज भी करना पड़ेगा। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आजकल तो ये सब कॉमन है। अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो? चिंता मत करो रमन, मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी तैयार हूँ। बस एक बार कह दो कि पिछली बार की तरह इस बार मेरा यूज करने के बाद तुम मुझे मारोगे नहीं। कौन हो तुम? बताया ना, मेरा नाम संगीता है। वही संगीता जिसे तुमने इसी बंगले में जिंदा दफन कर दिया था। ये कैसा मजाक है? कैरेक्टर से बाहर आओ संगीता। बहुत सालों से, कब से निभा रही हूँ मैं इस कैरेक्टर को सर। ऐसे कैसे बाहर आ जाऊं? यही तो मेरा असली कैरेक्टर है। अरे अरे अरे, तुम्हारे चेहरे को क्या हो रहा है? अरे वैसे ही होता जा रहा है जैसे तूने किया था। यहीं इसी जगह तूने मुझे जिंदा गाड़ा था ना। अब मैं तुझे यहाँ गाड़ दूंगी। यहाँ अकेले रहते रहते मैं बोर हो गई हूँ रमन। तू होगा तो मजा आएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो मर चुकी हो। फिर तुम यहाँ कैसे आ गई? जब बदले का गुस्सा आसमान को चीर देता है ना रमन, तो मरे हुए लौट आते हैं। नहीं संगीता, प्लीज मुझे माफ कर दो।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। तेरे जैसे लोगों के हाथों मरकर जो लड़कियां चुड़ैल बन जाती हैं, उनके पास माफी नहीं, मौत होती है, मौत। आज का मेरा ये ऑडिशन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी ऑडिशन था रमन। अब तू ऑडिशन लेने के बहाने किसी भी लड़की का शोषण नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, बुरे कर्मों की जो फसल हम बोते हैं उसे इसी जन्म में हमें काटना पड़ता है। संदीप इस बुरे कर्म से दूर था, इसलिए बच गया। लेकिन आप लोग भूल से भी किसी लड़की का ना तो शोषण करना और न ही करते हुए देखना, वरना संगीता आज भी यही है हम सबके बीच।